हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इस मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास हम जो भी पदार्थ देखते हैं क्या वो प्योर हैं। तो आ जाओ बेटा, बिना किसी देरी के आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले हम बना लेते हैं इस पूरे चैप्टर का एक मैप, यानी कि हम इस चैप्टर में किस तरह से मूव करने वाले हैं। तो देखो, हम इस चैप्टर में ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या होने वाला है? पहला पॉइंट होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम मैटर को क्लासीफाई करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तीसरा पॉइंट होगा अलॉय क्या होते हैं। चौथा पॉइंट होता है टंडल इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। पांचवा पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन क्या होते हैं। छठा पॉइंट होगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, सब कुछ बताने वाला हूँ बेटा, ठीक है। 7 पॉइंट है सस्पेंशन क्या होता है और 8 पॉइंट है कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा आज है हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 1 में हम शुरू की 3 चीज़ें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज और अलॉय, इन सब के बारे में पढ़ने वाले बेटा। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के एरिया को कवर करेंगे। तो आ जाओ बेटा, फटाफट से अपने पहले पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एक नॉर्मल सी बात कि आखिर प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस का मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए कुछ और होता है और एक साइंटिस्ट के लिए कुछ और होता है। जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन एक प्योर सब्सटेंस का मतलब समझता है कि उसके अंदर कुछ भी हानिकारक मिलावट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर से कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए जो उस पर्सन के स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाले, उस चीज़ को कोई एक पर्सन प्योर सब्सटेंस बोलता है। इसका मतलब क्या है? इफ़ इट लुक्स क्लीन एंड हैज़ नो बैड स्टफ इट इज़ प्योर। देखिए, अभी हमको एक इमेज दिख रही है जो कि घी की इमेज है। तो प्योर घी का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कोई भी हानिकारक मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट क्या सोचता है? साइंटिस्ट ये सोचता है कि प्योर सब्सटेंस मतलब कि जो मैटर है उसके अंदर सारे पार्टिकल बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए। मैटर के अंदर सारे पार्टिकल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए, यानी कि सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सो फॉर अ साइंटिस्ट इफ इट्स मेड अप ऑफ सेम पार्टिकल्स ऑल द वे थ्रू इट इज़ प्योर, यानी कि अगर सारे पार्टिकल सेम हैं तभी एक साइंटिस्ट के लिए वो सब्सटेंस प्योर होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए प्योर का मतलब कुछ और होता है और साइंटिस्ट के लिए प्योर का मतलब कुछ और होता है। आई होप कि बेटा आप ये बात समझ गए। तो देखो, इसका मतलब घी हमारे लिए प्योर हो सकता है अगर हम बोले कि हाँ घी बहुत प्योर है, लेकिन साइंटिस्ट के लिए घी कभी भी प्योर नहीं हो सकता, क्योंकि घी के अंदर क्या मिला होता है, घी किससे बना होता है? तो घी में होता है प्रोटीन, घी में होता है फैट और घी में होता है अदर मटेरियल। तो इसका मतलब घी के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसलिए घी एक साइंटिस्ट की नज़र में कभी भी प्योर सब्सटेंस हो ही नहीं सकता, चाहे वो अंदर से कितना भी प्योर हो। हमारे लिए प्योर का मतलब क्या है कि घी के अंदर कुछ भी गलत मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट के लिए प्योर का क्या मतलब है? सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ मैटर, ठीक है बेटा। तो आई होप क्या आप ये बात समझ गए होगे। चलो अब हम आगे मूव कर जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स बिल्कुल आइडेंटिकल। लेकिन मिक्सचर मतलब देखो, रेड बॉल के अंदर ग्रीन बॉल भी मिक्स है। मिक्सचर मतलब दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। ओके बेटा, तो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, इमेजेस हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। और आज के इस वीडियो में बेटा मैं बहुत सारी इमेजेस लेके आया हूँ ताकि आपको ये सारी बातें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। इमेजेस ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं एज कम्पेयर टू टेक्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए जी, देखो आगे अब हम मैटर को क्लासीफाई कर लेते हैं, यानी कि अब हम मैटर को किस तरह से पढ़ने वाले हैं उसको अब हम देख लेते हैं। तो देखो, हम पहला पार्ट पढ़ेंगे मैटर के अंदर प्योर सब्सटेंस का, यानी प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। और इसमें भी हम पढ़ने वाले हैं 2 चीज़ें, जिसमें से पहली चीज़ होने वाली है एलिमेंट और दूसरी चीज़ होने वाली है कंपाउंड। यानी कि पहले हम एलिमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। ये होने वाला है प्योर सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर के बारे में, यानी मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर भी हम 2 तरह के पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला होगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे एक बार पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि आने वाले थोड़े टाइम तक हम लोग इसी स्लाइड के ऊपर बेस्ड रहने वाले हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अब अगर हम लोग मैटर को डिफाइन करना चाहें कि मैटर क्या होता है, तो देखो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास में मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्टोन। देखो, स्टोन का कुछ मास होता है और स्टोन स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसका मतलब स्टोन एक मैटर है। लेकिन मैं बोलूँ एंगर, लव और जितने भी इमोशंस हैं वो सब, देखो इमोशंस का कोई मास नहीं होता और इमोशंस स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते, इसका मतलब इमोशंस मैटर नहीं है। लेकिन स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एक टायर हो गया, एक वॉल हो गई बेटा, ये सब कुछ मैटर है। ओके बेटा, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखो, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। तो देखो बेटा, ये जो पहली इमेज है ना, ये है लोहे का एक टुकड़ा, आयरन पीस। अगली जो इमेज है बेटा, ये है वाटर। और जो तीसरी इमेज है वो है नमक, यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो, ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या?
तो आप लोग एक बात बेसिक समझ लो बेटा, प्योर सब्सटेंस मतलब जब किसी भी मैटर का सारे पार्टिकल्स बिल्कुल सेम हो, सारे पार्टिकल्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो। अभी हमने इस बारे में बात करी है प्योर घी के एग्जाम्पल से। तो देखो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, कि सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकली सेम होने चाहिए। तो देखो पहला इमेज क्या है, आयरन का टुकड़ा। देखो आयरन के टुकड़े के अंदर सारे ही पीसेस, सारे ही एटम्स आयरन के ही होंगे, उसके अंदर कुछ और मिला हुआ नहीं होगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखो वाटर। तो देखो वाटर के अंदर सारे मॉलिक्यूल H2O के ही होंगे, उसके अंदर और कुछ मिला हुआ नहीं होगा। और तीसरा एग्जाम्पल देखो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसके अंदर भी सारे पार्टिकल्स NaCl के ही होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आयरन, वाटर और NaCl सभी प्योर सब्सटेंस हैं। ओके बेटा, चलिए अब आगे मूव कर जाते हैं। तो देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं। सब्सटेंस इन विच ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम इन केमिकल नेचर, यानी सारे पार्टिकल केमिकल नेचर में सेम हो। अब केमिकल नेचर मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं और वो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। बेटा बार बार ये बात है कि, और यही बात प्योर सब्सटेंस के लिए सबसे बेसिक बात है। बेसिक जितना अच्छे से क्लियर होगा, इमारत उतनी ही मजबूत और उतनी ही बेहतरीन बनेगी। ठीक है, तो देखो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जिसके सारे ही पार्टिकल बिल्कुल आइडेंटिकल हों। तो बेटा आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मैटर में प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स। एलिमेंट मतलब क्या होता है, तो देखिए आप पहली इमेज को ध्यान से देखिए। पहली इमेज में आपको बहुत सारे रेड बॉल्स दिख रहे हैं, और देखो एक बार ध्यान से देखना, एलिमेंट के अंदर सारे ही पार्टिकल बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और आप एक और एग्जांपल देखो बेटा, एक आयरन का पीस दिख रहा है और एक गोल्ड का पीस दिख रहा है, तो दोनों ही एलिमेंट का एग्जांपल हैं। और एलिमेंट के अंदर सारे ही पार्टिकल एक ही तरह के होते हैं, यानी कि उसके अंदर दूसरा कोई पार्टिकल हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो आयरन का पीस और गोल्ड, तो आयरन और गोल्ड दोनों ही एलिमेंट के एग्जांपल हैं। इस बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है, इन अ सब्सटेंस इफ ऑल द पार्टिकल्स केमिकली आइडेंटिकल इन नेचर देन दे कॉल्ड एलिमेंट, तो उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। अगली लाइन देखो बेटा, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर मैटर, यानी कि आयरन का सबसे स्मॉल एटम क्या होगा, आयरन का ही एटम होगा। तो इसका मतलब हम एलिमेंट को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, एलिमेंट कैंट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम एलिमेंट को फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। हम आयरन के एक एटम को फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, हम गोल्ड के एक एटम को फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। तो बेटा आई होप कि आप एलिमेंट को समझ गए होंगे। अब हम एलिमेंट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है गोल्ड यानी Au, दूसरा एग्जांपल है सिल्वर यानी Ag, तीसरा है कॉपर Cu, चौथा है आयरन Fe, पांचवा है ऑक्सीजन O2 और छठा है नाइट्रोजन N2। अब देखो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जनरल क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपने गोल्ड के लिए Au लिखा, सिल्वर के लिए Ag लिखा, लेकिन आपने ऑक्सीजन के लिए O2 क्यों लिखा, नाइट्रोजन के लिए N2 क्यों लिखा? तो बेटा हमने यहाँ पर O2 लिखा है क्योंकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में O2 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में सिंगल एटम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रह सकता बेटा, वो अनस्टेबल होता है। इसीलिए ऑक्सीजन के दो एटम पास आते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से O2 हम लिखते हैं। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन भी सिंगल एटम की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नाइट्रोजन के भी दो एटम पास आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में दो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर डाया एटॉमिक। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर O2 और N2 लिखा है। आई होप कि आप समझ गए बेटा। आप यहाँ पे इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बेटा। करा आपने सॉल्व? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अ सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ओके, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एटम। नहीं बेटा ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। और डी पढ़ते हैं, अ सब्सटेंस दैट कंटेन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेटा यहाँ पे सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन सी, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सिर्फ एक तरह के एटम होने चाहिए, उसे ही हम एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व? करा आपने सॉल्व? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट, यानी इनमें से कौन एलिमेंट है। पहला देखो CO2, दूसरा है H2SO4। बेटा इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, कॉपी में ऊपर लिख लो, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तीसरा लिखा हुआ है O3, तो O3 ओजोन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ओजोन गैस का फॉर्मूला है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन देखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एलिमेंट की हम डेफिनेशन याद करेंगे।
इफ अ मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, CO2 यानी कि कार्बन और 2 ऑक्सीजन, बेटा इसमें 2 एटम है, ये एलिमेंट नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है, H2SO4 यानी इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन सब कुछ है, ये भी एक एलिमेंट नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, O3 ऑक्सीजन, देखो बेटा एक ही तरह का एलिमेंट है, एक ही तरह का एटम है, तो बेटा O3 एक एलिमेंट का एग्जाम्पल है। और फोर्थ एग्जाम्पल देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये एक एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व, आपने सॉल्व कर लिया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, H2O यानी पानी, दूसरा ऑप्शन Hg यानी मर्क्यूरी, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम Mg और फोर्थ ऑप्शन सोडियम Na। ठीक है बेटा, तो देखो H2O पानी, इसमें तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन 2 देखो बेटा मर्क्यूरी Hg, तो ये हमारा सही ऑप्शन है बेटा, मर्क्यूरी ही वो मेटल है और एक एक्सेप्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम और सोडियम रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा बेटा। अब आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। बेटा मैंने पहले पूछा था मेटल जो कि लिक्विड है, अब मैं पूछ रहा हूँ नॉन मेटल जो कि लिक्विड है। तो बेटा वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा आपने सॉल्व किया, आपने अटेम्प्ट किया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये भी एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन ही वो नॉन मेटल है और केवल वो एकमात्र नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। बेटा मर्क्यूरी लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक मेटल है। आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, तो आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम देखते हैं कि हम एलिमेंट को फर्दर किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट को हम फर्दर 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। आपको यहाँ जो बेटा पहला इमेज दिख रहा है कॉपर की वायर का एग्जांपल है, ये मेटल है। जो आपको साइड में दिख रहा है बेटा लकड़ी वुड है, वो एक नॉन मेटल है। और आपको दिख रहा है सिलिकॉन, बेटा ये एक मेटलॉइड का एग्जांपल है। आज अब इन तीनों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो मूव करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल क्या होते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे टोटल 5 इमेज अटैच करी हैं और मैं आपको इन 5 इमेजेस के थ्रू ही पूरे के पूरे मेटल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देने वाला हूँ। मैं आपको पूरा मेटल इन 5 इमेज के जरिए ही याद करवा दूंगा। तो आप पहली इमेज को देखो बेटा, कॉपर का वायर है। पहली बात तो देखो मैं क्या बोला, कॉपर का वायर है, यानी कि हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली बात जो आप ध्यान रखना चाहिए, हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा इमेज देखो बेटा, हमें एक घंटी दिख रही है, घंटी, इसका मतलब मेटल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड। तीसरा इमेज देखो बेटा, ये आयरन का वायर है। अगेन बेटा हम लोग इसका मतलब हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ इमेज देखो, चमकते हुए से आपको मेटल दिख रहे हैं बेटा, ये चमकते हुए नट बोल्ट हैं, यानी कि मेटल्स चमकते भी हैं। और देखो फिफ्थ एग्जांपल देखो, लोहे की एक चादर है, यानी कि हम मेटल को पीट पीट करके चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बधाई हो, आपने मेटल के सारे कैरेक्टरिस्टिक याद कर लिए। पहली बात क्या है, मेटल का हम वायर बना सकते हैं। दूसरी बात क्या है, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी बात क्या है, मेटल चमकते हैं। और चौथी बात क्या है, हम लोग मेटल को पीट पीट करके उनकी चादर बना सकते हैं। आ जाओ बेटा इन सब बातों को लिख लेते हैं एक बार। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, लशर, यानी कि मेटल हैव शाइनी सरफेस। बेटा मेटल की सरफेस चमकती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लशर की प्रॉपर्टी। अगला एग्जांपल क्या है, कलर। तो देखो बेटा मेटल का जो मैक्सिमम मेटल होते हैं उनका कलर होता है चांदी का कलर और गोल्ड का कलर। मैक्सिमम मेटल इसी कलर के बीच में लाई करते हैं। तो पहला कलर क्या है, सिल्वरी ग्रे, और दूसरा कलर है गोल्डन येलो। ये 2 ही कलर में मैक्सिमम मेटल हमें देखने को मिल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो, सोनोरस, यानी मेटल साउंड क्रिएट करते हैं। मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड, हमने देखा बेटा अभी घंटी का एग्जांपल देखा ना, यानी कि मेटल साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। अगला एग्जांपल देखो, डक्टाइल, यानी कि मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल को हम लंबा खींच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे याद कैसे करोगे कि वायर से बनी हुई डक, कैसे याद करोगे, वायर से बनी हुई डक, यानी कि डक्टाइल मतलब क्या है, हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखते हैं, मैलिएबल। बेटा मैलिएबल का मतलब होता है कि हम मेटल को मार मार के पीट पीट के चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग। एग्जांपल क्या है बेटा, लोहे की चादर। ठीक है, हम सभी ने भी उसकी इमेज भी देखी थी। ओके,
अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बेटा मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको देखा था बेटा कॉपर की वायर, तो हम सबके घर में जो वायर लगे हैं ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, वो कॉपर के ही वायर हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट कर सकते हैं। और बेटा देखो फाइनली हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, तो गोल्ड AU, सिल्वर AG, कॉपर CU, आयरन FE, एल्यूमिनियम AL और मैग्नीशियम MG। ठीक है बेटा, तो मैंने सारे मेटल के एग्जाम्पल, उनके सिंबल सब कुछ लिख दिए हैं। मैंने आपको मेटल के बारे में सब कुछ याद करवा दिया बेटा। पहली बात क्या थी, हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, हम लोग इनकी इमेजेस को याद करेंगे। पहली बात क्या थी, हम लोग मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या थी, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तीसरी बात क्या थी, मेटल चमकीले होते हैं। चौथी बात क्या थी, मेटल को हम पीट करके चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पांचवी बात क्या थी, मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करते हैं। तो हमने मेटल के बारे में सब कुछ याद कर लिया है, बधाई हो आपको। तो बेटा आप यहाँ पे इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो देखो पहली इमेज को ध्यान से देखो, किसकी इमेज है, वुड, लकड़ी की इमेज है। तो लकड़ी की इमेज को देख के मुझे एक बात याद आ रही है कि लकड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करती है। ठीक है बेटा, यानी कि हमारा पॉइंट बन गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, रबर बैंड, और इसमें खास बात देखो, रबर बैंड बहुत सारे कलर के हैं। इसका मतलब नॉन मेटल्स बहुत सारी कलर की होती है। दूसरी बात भी मुझे याद हो गई। और देखो तीसरा एग्जाम्पल देखो, ग्लास। तो देखो ग्लास क्या बहुत मजबूत होता है क्या, अगर मैं ग्लास को ज़मीन पर गिरा दूँ तो क्या ग्लास टूट जाएगा? यस, ग्लास बिल्कुल टूट जाएगा। इसका मतलब नॉन मेटल्स ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। यानी क्या मतलब है, अगर ग्लास पर आप हथौड़ा मारोगे तो ग्लास कैसा हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी नॉन मेटल पर हथौड़ा मारे तो वो चकनाचूर हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल होना। क्या होता है, ब्रिटल होना बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। तो आ जाओ इसको हम लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, पहली बात कलर, नॉन मेटल्स आर ऑफ मैनी कलर। अभी हमने देखा था बेटा नॉन मेटल्स बहुत सारे कलर के होते हैं। अगला पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने देखा था वुड का एग्जांपल, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। अगला एग्जांपल देखो, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। बेटा ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेलिएबल, हम इनको पीट करके चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड नॉन डक्टाइल, क्या बोला था मैंने, वायर की बनी हुई, क्या थी, वायर की बनी हुई डक। यानी कि हम नॉन मेटल को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। अगला पॉइंट देखो बेटा, अगला है नॉन मेटल के एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल है, वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। सब कुछ बेटा हमें याद है, नॉर्मल सी बात है, जनरल सी चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। तो देखो बेटा मेटलॉइड्स ना तो प्योर मेटल हैं और ना ही प्योर नॉन मेटल है। ये लोग बीच में रहने वाले लोग हैं। बीच में मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। आपको बेटा कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी और बोरोन। ठीक है बेटा, देखो ये पांचों एग्जांपल मेटलॉइड के ही एग्जांपल हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हमने बात करी बेटा कि मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, शाइनी लाइक मेटल, मेटल की तरह चमकते हैं, बट ब्रिटल लाइक नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल की तरह हथौड़ा मारने पर चकनाचूर हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखो बेटा, कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में करते हैं, एकदम कम अमाउंट में। और बेटा मैं आपसे एक बात बोलूँ, मेटलॉइड्स बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इन्होंने ही 21वीं सदी को 21वीं सदी बनाया है। क्या मतलब है मेरा, तो देखो बेटा जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, रिमोट कंट्रोल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, AI है, सब कुछ मेटलॉइड के दम पर ही काम कर रहा है। अगर मेटलॉइड ना होते ना तो इनमें से कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मेटलॉइड हमारे लिए बहुत काम के, क्योंकि ये कंट्रोल्ड वे में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे का लिखा है, बट नॉट एज वेल मेटल्स, दे आर सेमी कंडक्टर्स। और हम लोग सेमी कंडक्टर का यूज़ भर के करते हैं हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। आपने बहुत बार सुना होगा बेटा सेमी कंडक्टर चिप, तो बेटा वो इसी की वजह से बनते हैं। मेटलॉइड्स ही होते हैं सेमी कंडक्टर चिप का बेसिक। ठीक है बेटा, आई होप कि आप ये बात समझ गए होगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और बोरॉन। उसके अलावा मैंने 2 एग्जाम्पल और लिखे थे, आर्सेनिक और एंटीमनी, वो दोनों भी मेटलॉइड का एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा ये है हमारी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं बेटा। आज तक दुनिया में हमने जितने भी एलिमेंट देखे हैं, उनके बारे में पढ़ा है और उन्हें खोजा है, उन सभी को हमने एक तरह से जमा करके रख दिया है और उसे हमने नाम दिया है पीरियोडिक टेबल। तो देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें टोटल है 118, 118 एलिमेंट। 118वां एलिमेंट ये रहा देखो आपके सामने। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118, 118 एलिमेंट है। इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, लिक्विड, सॉलिड, गैस सबको बेटा इंक्लूड कर दिया गया है।
नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है मेटल, नॉन मेटल और मेटल को दिखाने वाली पीरियोडिक टेबल। इसमें आपको जितने भी एलिमेंट ब्लू दिख रहे हैं ना वो सब मेटल हैं, जितने भी आपको ग्रीन दिख रहे हैं वो सब मेटलॉइड्स हैं, और जितने भी आपको येलो दिख रहे हैं वो सब नॉन मेटल हैं बेटा। तो देखो मैंने पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है। तो बेटा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा आगे हमको कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए बेटा। एनसीईआरटी में पेज नंबर 20 पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है बेटा, और मैं आपको खुद बता रहा हूँ। आप इस बात को लिखते हुए अपनी कॉपी में वैसे लिख देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इस स्लाइड पर जो भी लिखा है ना बेटा, वो हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस स्लाइड में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं खुद आपको स्कूल में साइंस पढ़ा रहा होता ना बेटा, तो मैं इस स्लाइड में से ज़रूर क्वेश्चन बनाता। तो देखो पहली बात क्या लिखी है, यानी कि हमने आज तक टोटल कितने एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया है। तो बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था, हमने 118 एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया है। तो एनसीईआरटी लिखती है मोर देन 100, यानी कि एनसीईआरटी क्योंकि बेटा पुराने डेटा पर चल रही है, तो एनसीईआरटी लिखती है मोर देन 100 एलिमेंट्स, लेकिन इसका एग्जैक्ट फिगर क्या है, 118 एलिमेंट। ओके बेटा, अगला पॉइंट देखो बेटा, हमने टोटल जितने भी एलिमेंट का डिस्कवर किया है ना बेटा, उनमें से 92 एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने खुद बनाया है। खुद बनाया का मतलब क्या होता है, यानी कि हमने किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस में कुछ चेंज करके एक नए एलिमेंट को डिस्कवर कर लिया है, और इस तरह से हमने एक नया मेन मेड एलिमेंट बनाया बेटा। इसी को बोलते हैं मेन मेड एलिमेंट। तो 92 एलिमेंट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट हमने अपनी तरफ से थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके बनाए हैं। अगला पॉइंट देखो बेटा, टोटल गैसियस एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल गैसियस एलिमेंट है 11, टोटल 11 गैसेस हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगला पॉइंट देखो, लिक्विड एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर। बेटा मैंने अभी आपको याद करा ना, 2 क्वेश्चन की फॉर्म में, ये वो क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिए थे। तो देखो मर्क्यूरी जो कि एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो भी लिक्विड है। तो मर्क्यूरी और ब्रोमीन दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट देखो, उसके अलावा 2 एलिमेंट ऐसे होते हैं, गैलियम और सीजियम। बेटा ये रूम टेम्परेचर पर तो सॉलिड है, लेकिन अगर इनको हल्का सा गर्म कर देंगे ना, मतलब हल्का सा मतलब 5 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दो, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और इन मेटल को आप लेके जाओ 30 डिग्री सेल्सियस पर, तब ये भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि गैलियम और सीजियम दोनों 30 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा इस स्लाइड पर लिखी हुई हर एक बात अपने आप में एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस स्लाइड को खुद लिखते वक्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखोगे, ठीक है। और मैंने जो आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है बेटा, प्रैक्टिस शीट बनाई है, उसके अंदर भी मैंने इस स्लाइड में से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पुटअप करें। आपको क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने उसकी PDF लिंक प्रोवाइड करवा दी है बेटा। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और अपना फाइनल स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है बेटा। चलो अब हम आगे मूव कर रहे हैं, आप एक बार इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्लाइड अपने आप में एक वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा यहाँ पर हमारा एलिमेंट का पूरा पोर्शन फिनिश होता है। आइए अब हम कंपाउंड के ऊपर मूव करते हैं। तो देखिए अब हम समझते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। मैं आपको कंपाउंड समझाने वाला हूँ एलिमेंट के ही बेसिस पर। तो देखिए मैं एक एलिमेंट का एग्जांपल लेता हूँ जो कि है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आखिर कौन सी गैस है, तो बेटा हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, यानी कि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो आप लोग इसे याद रखोगे, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है एलिमेंट का वो है ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो किसी भी सब्सटेंस के जलने में हेल्प करती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस तो खुद जलती है और ऑक्सीजन गैस किसी भी सब्सटेंस के जलने में हेल्प करती है। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गैस के बिना कभी नहीं जल सकता है, कभी जल ही नहीं सकता है। लेकिन देखो अगर मैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को आपस में कंबाइन कर दूं और एक फिक्स फॉर्मेट में कंबाइन कर दूं, जैसे कि मैं बना दूं H2O, यानी कि मैं 2 एटम लूँ हाइड्रोजन के और 1 एटम लूँ ऑक्सीजन का और बना दूं H2O, तो बेटा ये बन जाता है पानी। और पानी तो आग बुझाने के काम आता है। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या चक्कर हो गया है कि हाइड्रोजन गैस तो खुद जलती है और ऑक्सीजन गैस खुद जलाती है, लेकिन पानी तो आग बुझाने के काम आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और H2O एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसका मतलब पहली बात तो ये समझना कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, क्या बोला मैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिक्स रेशियो, कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल H2O के अंदर हमेशा आप H2O को अपने घर से लो, पानी को लो, आप स्कूल से पानी को लो, आप किसी नदी तालाब झरने से पानी को लो, उसके अंदर उसका केमिकल फॉर्मूला हमेशा ही H2O होगा। हमें H3O देखने को नहीं मिलेगा, H2O2 देखने को नहीं मिलेगा, HO3 देखने को नहीं मिलेगा, पानी हमेशा H2O ही होगा। इसका मतलब कंपाउंड के अंदर एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कंपाउंड बनते वक्त एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं।
क्या बोला मैं? तो एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन गैस जो खुद जलती है, ऑक्सीजन गैस जो जलाती है, लेकिन पानी आग बुझाने का काम करता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खो दिया और एक कंपाउंड के रूप में बन गए। तो बेटा आई होप कि आपको कंपाउंड समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो अगला एग्जांपल है Na यानी सोडियम। तो बेटा सोडियम एक इतना खतरनाक एलिमेंट है, इतनी खतरनाक मेटल है कि हम सोडियम को नेचर में खुला छोड़ ही नहीं सकते। सोडियम को हमेशा केरोसिन के तेल के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसे नेचर में खुला छोड़ दिया ना बेटा तो ये आग पकड़ लेता है, ब्लास्ट कर जाता है। अगर सोडियम को गलती से पानी में डाल दिया, इतना बढ़िया तरीके का ब्लास्ट होता है बेटा। इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बने हुए हैं कि सोडियम रिएक्शन विद वाटर, आप देखना मज़ा आ जाएगा आपको। अगला एग्जाम्पल देखो, एक एलिमेंट है क्लोरीन। बेटा क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिसको ज़्यादा सूंघने की वजह से इंसान की दम घुटने की वजह से डेथ हो जाती है। क्या होता है? दम घुटने की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन देखो अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को आपस में मिला दूँ, एकदम प्यार से अगर दोनों को साथ में मिला दूँ, तो एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है NaCl। और NaCl और कुछ नहीं, हमारे घर में काम आने वाला साधारण नमक है। तो देखो यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। सोडियम जो कि पानी के साथ मिलते ही आग पकड़ लेता है, भयंकर वाली आग पकड़ लेता है, और क्लोरीन गैस जिसको सूंघने की वजह से इंसान की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अगर ये दोनों साथ में मिल जाएं तो हमारे घर का नमक, जिसको हम पानी में मिला मिला करके नींबू शिकंजी बना बना के पीते रहते हैं, जबकि उसके अंदर सोडियम है जो आग पकड़ लेता था, जो बहुत बढ़िया तरीके से ब्लास्ट करता है, उसके अंदर क्लोरीन है जो दम घुट के मार देती है इंसान को। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तब घर का कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट NaCl बन गया। तो देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कंपाउंड। तो कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी वापस से बोल रहा हूँ कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, फिक्स मतलब Na का भी एक एटम जुड़ेगा, Cl का भी एक एटम जुड़ेगा, और तब जाके बनेगा NaCl। Na के दो नहीं जुड़ सकते, Cl के दो नहीं जुड़ सकते, एक एक। और दूसरी बात क्या कि Na और Cl दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं और कुछ नया ही बन जाता है। तो यही होता है बेटा कंपाउंड। आ जाओ इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो देखो पहली बात मैंने क्या लिखी हुई है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशो, देन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। और देखो दूसरी बात क्या लिखी हुई है, कंपाउंड शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट। बेटा ये बात हमने कितनी बार बोली, रिपीट हो गई, आपको याद भी हो गई होगी। और मेरा यही मकसद है, आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करा दूंगा। घर पर आपको इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक बार हल्का सा देख लेना और फिर आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एग्जाम रेडी हो जाओगे बेटा। एग्जाम्पल देखो, H2O कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, H2SO4 बेटा इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। C6H12O6 बेटा ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, ग्लूकोज भी कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अगला देखो NaCl हमारा टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। बेटा अगला देखो MgOH2 यानी कि इसका नाम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड मैनी मोर। बेटा बहुत सारे और कंपाउंड भी हमारे पास में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पूरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। आगे आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन मैंने बनाकर रखे हुए हैं, ले लीजिए अपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने उसको अटेम्प्ट, करा आपने सॉल्व? आई मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज अ कंपाउंड। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। नहीं नहीं नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स रेशो। बेटा ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और यही हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं, अ सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। नहीं, हम कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है ना, उनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, हम H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या होते हैं? जैसे कि हमने उसको उबाल दिया या उसको हमने छान लिया, तो हम इस तरह से पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत है, लेकिन ऑप्शन डी को पढ़ने से हमें एक और नई बात समझ में आई है कि हम कंपाउंड के अंदर के एलिमेंट्स को फिजिकल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व? कर लिया सॉल्व? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। बेटा देखो ये नॉट, ट्रू, फॉल्स, ये वर्ड कई बार हमसे एस्केप हो जाते हैं। तो इन नॉट जैसे वर्डों पर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कौन कंपाउंड नहीं है। पहला देखो H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, यस ये कंपाउंड है। अगला देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, यस ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन H2, बेटा दोनों एटम बिल्कुल सेम है। ये तो एलिमेंट का एग्जांपल है, अभी तो हम पढ़ के आए थे एलिमेंट के अंदर सारे एटम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। और देखो ऑप्शन डी क्या है, अमोनिया NH3,
बेटा देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों फिक्स रेशो में प्रेजेंट है ना, अमोनिया भी एक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि H2 एक कंपाउंड नहीं है। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व, पक्का करा आपने सॉल्व? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। कंपाउंड्स आर केमिकली प्योर, यानी कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है, तो यस कंपाउंड प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है बेटा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। CO2 इज एन कंपाउंड बट O2 इज नॉट एन कंपाउंड। CO2 एक कंपाउंड है, क्यों है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशो में प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन O2 इज नॉट एन कंपाउंड। बेटा ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि O2 एक एलिमेंट का एग्जाम्पल है, O2 कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बेटा। ये इस पूरे कंपाउंड का और एलिमेंट का समर अप क्वेश्चन है बेटा, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व? करा सॉल्व पक्का? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो आइडेंटिफाई कंपाउंड एंड एलिमेंट, यानी कि हमको एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को अलग अलग करना है। पहले क्या लिखा है, H2। तो देखो बेटा H2 एक एलिमेंट का एग्जांपल है, दो एटम है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो H2 एक एलिमेंट है। अगला देखो H2O, बेटा ये कंपाउंड है। KOH, बेटा इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा अभी अगर आपको केमिकल इन सब्सटेंस के नाम लिखना नहीं आता ना, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप लोग कॉपी में पेन उठाने से पहले दिमाग में आंसर बोल दोगे। जैसे मैं बोलता हूँ KOH, बेटा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैं आपको इतना फास्ट तरीका बताऊंगा कि आप पेन उठाने से पहले आंसर बोल दोगे मुंह से। यस बेटा, वेट करना चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगला देखो, अगला क्या लिखा है, NaCl। बेटा देखो NaCl कंपाउंड का एग्जांपल है बेटा ये। अगला देखो He, बेटा ये हीलियम है। हीलियम क्या होता है, हीलियम गैस है और ये एक एलिमेंट का एग्जाम्पल है। अगला देखो CH4, बेटा ये मेथेन है, कॉपी में ऊपर लिख लो CH4 मेथेन है। मेथेन क्या होती है, गैस होती है। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन दो चीज़ें प्रेजेंट है, तो एलिमेंट तो नहीं है, तो ये कंपाउंड है। और अगला देखो C12H22O11, बेटा ये फ्रक्टोज का एग्जांपल है। फ्रक्टोज क्या होती है, शुगर होती है। शुगर मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ये ग्लूकोज की बड़ी बहन है बोल सकते हो। तो फ्रक्टोज भी क्या है, ये कंपाउंड का एग्जांपल है। फ्रक्टोज भी एक कंपाउंड का एग्जांपल है। तो देखो ये हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने, एलिमेंट 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम, और बाकी सब कंपाउंड है। तो बेटा यहाँ पे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये देखो यहाँ पर हमने मैटर के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा प्योर सब्सटेंस देखा, और प्योर सब्सटेंस में भी हमने एलिमेंट और कंपाउंड को डिस्कस कर लिया है। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है मिक्सचर्स के बारे में। और मिक्सचर भी कौन से, दो तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हमको देखना है। ठीक है, आ जाओ बेटा, अब हम मिक्सचर्स के बारे में कुछ बात कर ले हैं। तो देखो मैं आपको मिक्सचर्स पढ़ाने वाला हूँ प्योर सब्सटेंस से कंपेयर करके। तो अभी आपके सामने प्योर सब्सटेंस की 4 इमेजेस आपको दिख रही हैं। और देखो मिक्सचर्स कुछ होते हैं ये, यानी कि मिक्सचर नमकीन एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। दूसरा देखो मैंने पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तीसरा देखो मैंने पानी के अंदर तेल डाल दिया, ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और चौथा देखो मैंने पानी के अंदर नमक यानी कि सॉल्ट ऐड कर दिया, तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो देखो पहली इमेज को ध्यान से देखो, मिक्सचर नमकीन। तो मुझे एक बात बताओ कि इंडिया के अंदर क्या कोई ऐसा फिक्स रूल है क्या कि 100 ग्राम मिक्सचर नमकीन के अंदर 20 ग्राम मूंगफली होना कंपलसरी है, 10 ग्राम पपड़ी होना कंपलसरी है, 10 ग्राम गांठिया होना कंपलसरी है, और बाकी मेन नमकीन आनी चाहिए? क्या ऐसा कोई रूल कंपलसरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर मिक्सचर नमकीन बनाने वाले भैया का अपना खुद का एक स्टाइल होता है, खुद का एक तरीका होता है। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि क्या ऐसा कोई रूल है क्या कि मैं 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच ही सैंड मिला सकता हूँ, 1 चम्मच ही नमक मिला सकता हूँ? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका मतलब मिक्सचर क्या होते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कुछ भी सब्सटेंस कितनी भी मात्रा में मिला दो। वापस से बोलता हूँ, मिक्सचर्स क्या होते हैं, किसी भी सब्सटेंस में कुछ भी सब्सटेंस किसी भी मात्रा में मिला दो, मिक्सचर्स बन जाएगा। इसका मतलब मिक्सचर्स के अंदर उसके पार्टिकल्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल कंबाइंड इन एनी रेशियो, कंबाइंड इन एनी रेशियो, रैंडम रेशियो, यानी कि वहाँ कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तब जाके बनते हैं मिक्सचर्स। लेकिन प्योर सब्सटेंस जैसे कि कंपाउंड के अंदर एक फिक्स रेशियो होता है, एक फिक्स रेशियो से चीज़ें बनती है, फिक्स रेशियो से एलिमेंट कंबाइन करते हैं, तब जाकर के प्योर सब्सटेंस बनते हैं। लेकिन मिक्सचर्स में कुछ भी मिलाओ, कितना भी मिलाओ, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर हमको मिक्सचर्स का एक मोटा मोटा आइडिया देखने को मिला है कि पहली बात ये कि मिक्सचर्स के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल कंबाइन इन एनी रेशियो, और उसके अलावा हम लोग मिक्सचर्स को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या, मैंने अभी आपको बताया था, बॉइलिंग करना,
फिल्ट्रेशन करना ये फिजिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो देखो मैंने अगर पानी के अंदर मिट्टी मिला दी तो मैं उस पानी को फिल्टर कर लूँ, मिट्टी मुझे वापस अलग मिल जाएगी। उसके अलावा देखो मैंने अगर पानी के अंदर नमक मिला दिया है तो मैं उस पानी को उबाल दूँ, पानी उबल जाएगा और नमक मुझे नीचे बैठा हुआ मिल जाएगा। यानी कि हम मिक्सर्स के जो पार्टिकल हैं उनको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमको मिक्सर्स का एक बहुत अच्छे से ओवरव्यू देखने को मिल चुका है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो पढ़ते पढ़ते हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, एक काम करते हैं आज क्लास के बीच में शिकंजी बनाते हैं। शिकंजी मतलब लेमोनाडे, एनसीईआरटी शिकंजी को लेमोनाडे लिखती है। तो चलो एक काम करते हैं, शिकंजी बनाते हैं। उसके लिए लेते हैं एक ग्लास और इसके अंदर मैं डालता हूँ एक नींबू को काट के डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं 1 स्पून शुगर भी ऐड कर देता हूँ। तो देखो ग्लास में डाला नींबू, शुगर और अब पानी ऐड करके ये मैंने बना दिया आप लोगों के लिए 1 ग्लास शिकंजी। बेटा पियो इसे, एकदम मज़े से पियो। क्लास के जो थक गए होगे ना बेटा, बहुत पढ़ाई कर चुके हो अब तक, पी ली और पीने का मन है, चलो 1 ग्लास और शिकंजी बनाते हैं। इस बार मैं डालता हूँ 2 नींबू, एकदम बढ़िया वाले स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। 1 नींबू और 2 नींबू डाला और मैं डालता हूँ 2 चम्मच शुगर। क्या डाला मैंने? 2 चम्मच शुगर डालता हूँ बेटा। और इस तरह से मैंने बना दी एक बढ़िया वाली, पिछली बार से डबल स्ट्रॉन्ग शिकंजी। एक काम करो, इसे भी हम सब मिल के पीते हैं। पी लो बेटा, मज़ा आ रहा होगा एकदम। देखो थोड़ी और पीने का मन कर रहा है ना, चलो एक काम करते हैं 1 ग्लास शिकंजी और बनाते हैं। अब मैं लेता हूँ 4 नींबू। ऐसी शिकंजी बनाऊंगा बेटा, मतलब याद करोगे मुझे बेटा, याद करोगे मुझे। 1 2 3 4 ले लिए 4 नींबू बेटा, काट के डाल दिए बढ़िया एकदम मज़े से, रस भर गया पूरा ग्लास में। और अब मैं डालूंगा शुगर, 1 2 3 चम्मच नहीं, मैं डालूंगा मैं 6 चम्मच शुगर। देखो ध्यान से गिनना, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने डाल दी 6 चम्मच शुगर इस ग्लास के अंदर। और अब मिलाया पानी और बना दी महा सुपर स्ट्रॉन्ग शिकंजी। ऐसी शिकंजी है बेटा, मतलब खड़े नहीं हो पाओगे बेटा, इतनी बढ़िया शिकंजी बन गई है। चलो इस शिकंजी को हम सब मिल के पी लेते हैं। पियो चलो। खट्टा एकदम, मज़ा आ गया एकदम। इसका मतलब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बनाया है मिक्सचर। पहले बारी में मैंने 1 चम्मच शुगर, 1 नींबू, पानी डाल के बना दी शिकंजी। दूसरी बारी में मैंने बनाई 2 नींबू, 2 चम्मच शुगर और पानी डाल के बना दी स्ट्रॉन्ग शिकंजी। और तीसरी बारी में मेरा मन था, 4 नींबू, 6 चम्मच शुगर और पानी डाला, बना दी एकदम महा सुपर स्ट्रॉन्ग शिकंजी। तीनों बारी में मैंने बनाया है शिकंजी, लेकिन अलग अलग तरीके से। और तीनों बारी में मैंने बनाया है एक मिक्सचर, लेकिन तीनों बारी में मेरा बनाने का तरीका अलग अलग था। मेरी मर्जी थी कितना नींबू डालूंगा, कितना शुगर डालूंगा, कितना पानी मिलाऊंगा, सब कुछ मेरी मर्जी पर। इसका मतलब मिक्सचर बनाने के दौरान हम उसके पार्टिकल्स को, उसके कंस्टिट्यूशन पार्टिकल को किसी भी अमाउंट में मिला सकते हैं। दूसरी बात, हम मिक्सचर्स के पार्टिकल को फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको जो ये जो पुदीना पत्ती दिख रही है ना, अगर मुझे इस पुदीने की पत्ती को अलग करना है तो मैं शिकंजी को छान लूँगा, तो पूरा जो मटेरियल है वो मुझे मिल जाएगा नीचे और पुदीने की पत्ती मुझे मिल जाएगी मेरे फिल्ट्रेशन पेपर के अंदर। यानी कि मैं मिक्सचर्स के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू अलग अलग कर सकता हूँ। और मैंने आपको एक और तरीके से बताया कि मिक्सचर्स आखिर में होते क्या हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड, व्हेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइंड इन एनी रेशियो, देन मिक्सचर्स आर फॉर्म, तब जाके मिक्सचर्स बनते हैं। अगली बात देखो, देयर इज नॉट एनी फिक्स रेशियो और कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के अंदर जो भी पार्टिकल भाग ले रहे हैं उनका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है। और तीसरी बात देखो, मिक्सचर्स पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस लाइक फिल्ट्रेशन एंड बॉयलिंग। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। देखो पहला एग्जाम्पल क्या था, चाय में मेरी मर्जी में मैं कितनी शक्कर मिलाऊं, मेरी मर्जी में कितनी चाय पत्ती मिलाऊं, मेरी मर्जी कितना दूध और कितना पानी, सब कुछ मेरी मर्जी पर। तो चाय एक मिक्सचर है। दूसरा देखो, सॉइल भी एक तरह का मिक्सचर है बेटा, क्योंकि तो सॉइल के अंदर बहुत सारे आयंस, अलग अलग तरह की मिट्टियाँ मिली हुई होती हैं, तो इसका मतलब सॉइल भी एक तरह के मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तीसरा देखो, पानी के अंदर मिला दो मड, तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अगला देखो, ऑयल इन वाटर, पानी में मिला दो तेल, ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और अगला देखो, पानी के अंदर मिला दो नमक, ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ, थोड़ा ध्यान दूँ, पहला मैंने बोला था चाय, तो देखो चाय के अंदर शक्कर एकदम पूरी बढ़िया तरीके से घुल जाती है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ पानी में मिला दो मिट्टी, तो पानी में मिट्टी बढ़िया तरीके से घुलती नहीं है, उसको थोड़ी देर छोड़ दो, पूरी की पूरी मिट्टी आपको वापस नीचे बैठी हुई दिखेगी। यानी कि मिक्सचर भी यहाँ पर 2 तरीके के बन गए हैं। पहले मिक्सचर वो हैं जिनके अंदर उसके पार्टिकल एकदम मज़े से हम तुम बने एक दूसरे के लिए, उस तरह से एकदम मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन दूसरे तरीके मिक्सचर्स में पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलते नहीं हैं, 36 का आंकड़ा, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होकर के रहते हैं। और इसीलिए बन जाते हैं 2 तरह के मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो यस बेटा जी, हम लोग मिक्सचर को डिवाइड कर सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर। आओ अब इन दोनों को एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं।
तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं साथ निभाना साथियाँ, हम तुम बने एक दूसरे के लिए वाले मिक्सचर्स, यानी कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल एकदम प्यार से मिलजुल करके रहते हैं। आओ पहली लाइन पढ़ते हैं, देखो मिक्सचर्स इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन इज सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, अभी अभी हम लोग शिकंजी पी के आए हैं, तो देखो आप मुझे एक बात बताना, शिकंजी की जब हमने पहली सिप ली थी ना, उसमें भी हमको नींबू का, शक्कर का और पानी का बिल्कुल एकदम इक्वल अमाउंट हमको देखने को मिला था। और जब हमने शिकंजी की आखिरी सिप पी तब भी हमें नींबू, शक्कर और पानी तीनों का बिल्कुल सेम अमाउंट पीने को मिला। इसका मतलब उस पूरी शिकंजी के अंदर नींबू इक्वली घुला हुआ था, शक्कर इक्वली घुली हुई थी, यानी कि इसका मतलब मिक्सचर्स जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इक्वली अमाउंट में मिले हुए होते हैं। पहला एग्जांपल देखो बेटा, मैंने पानी के अंदर नमक मिला दिया, तो जब जब मैंने पानी के अंदर नमक मिलाया है ना, तो उस नमक उस पानी के अंदर एकदम इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगली इमेज देखो बेटा, आपको एक ब्लू कलर का पाउडर दिख रहा होगा बेटा, ये पाउडर होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 का पाउडर। ये और जब हम इसको पानी में मिला देते हैं बेटा तो उस पूरे पानी का कलर भी ब्लू हो जाता है। तो पहली इमेज है पानी के अंदर नमक और दूसरा इमेज है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्या क्या बन जाते हैं। तो देखो वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है बेटा वो सब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। और घी, उसके अलावा बेटा वाटर प्लस कॉपर सल्फेट, ये भी एक एग्जाम्पल है जो जिसकी मैंने इमेज यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग होमोजीनियस मिक्सचर को एकदम आराम से समझ गए बेटा। सिंपल सी भाषा में बोलूँ बेटा, मतलब तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जब सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ एकदम प्यार से मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जी आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। बेटा हेट्रो, नाम से पता पड़ रहा है एकदम नफरत भरा नाम है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आराम से नहीं मिल पाते हैं, पूरे नहीं मिल पाते, अलग अलग होकर के रहते हैं। जैसे तेल में पानी या पानी में तेल, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होकर रहते हैं। ना मैं तुझसे कुछ बात करूंगा और ना तू मुझसे कुछ बात करेगा, बिल्कुल उस वाली तरीके से। कुछ पढ़ते हैं देखो इसके बारे में। मिक्सचर्स इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। बेटा देखो बीच वाला इमेज देखो, अब बीच वाली इमेज में हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये जो मिट्टी है इस पूरे पानी के अंदर प्रॉपर्ली नहीं घुली है। मिट्टी पूरी की पूरी मिट्टी इस पानी के एकदम तरे में जाकर के बैठ चुकी है। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर, दूसरा है वाटर प्लस ऑयल, तीसरा देखो आयरन प्लस मैग्नीशियम। आयरन एक अलग चीज़ है और मैग्नीशियम एक अलग चीज़ है। दोनों को बिल्कुल काट काट करके उनका बुरादा बना दो और दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करो, दोनों आपस में कोई मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और नेक्स्ट देखो बेटा, राइस प्लस दाल यानी ग्रेन्स, यानी कि आप चावल में कुछ भी दाल वाल मिला दो, वो दोनों चीज़ें कभी आपस में एक दूसरे के साथ पूरी प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हो सकती है। कहीं पर चावल ज़्यादा दिखेंगे, कहीं पर दाल ज़्यादा दिखेगी, तो वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरह के मिक्सचर्स बेटा समझ में आ गए होंगे। आप लोग यहाँ पे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे आप लोगों के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, ले लीजिए अपने स्क्रीनशॉट। चलिए जी, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करा आपने बेटा? पक्का सॉल्व किया आपने? करा आपने सॉल्व? आई मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी कि अब हमें यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों को अलग अलग करना है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ कंटेनर। तो बेटा एक कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेज होती है ना, वो एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, यानी कि उस कंटेनर के हर जगह पर, हर एक एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो बेटा ये एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अगला देखो मिल्क। बेटा देखो मिल्क आपको कई बार लगता होगा कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन ये बात गलत है। हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और कोलोइडल सॉल्यूशंस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, और मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि मिल्क एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। क्यों है बताऊंगा अगले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एयर, तो देखो इस दुनिया में आप जहाँ कहीं भी जाओगे एयर का सैंपल लोगे, आपको एयर के अंदर हमेशा 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी दूसरी गैसेस देखने को मिलेगी। तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर सारी गैसेस मिल बांट करके एकदम प्यार से रहती हैं। अगला देखो लेमोनाड है, हमारी शिकंजी, तो शिकंजी एक होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। अगला देखो पानी के अंदर तेल, हेट्रोजीनियस, बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगला देखो वाटर प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, बेटा होमोजीनियस, अभी अभी हम देख कर आ चुके हैं। अगला देखो कॉपर सल्फेट प्लस KMnO4, तो कॉपर सल्फेट और KMnO4 दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। आगे देखो NaCl प्लस कॉपर सल्फेट, बेटा ये दोनों भी आपस में कभी नहीं मिल पाते हैं। तो फाइनल आंसर आपके सामने लिखा हुआ बेटा, मैच कर लो आप लोग अपने आंसर को इस दिए हुए आंसर से, और फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। करा आपने मैच? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बेटा आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने सॉल्व किया। आइए अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, यानी इनमें से कौन होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑयल एंड वाटर। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, ये तो पक्का आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखो एयर, तो देखो एयर के अंदर मैंने अभी आपको बताया एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी देखते हैं, सॉइल। बेटा सॉइल एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है। और डी देखो सैंड एंड आयरन फिलिंग। बेटा ये दोनों आपस में कभी मिल नहीं सकते, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, आप लोग ले लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने ले लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा, वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, करा आपने सॉल्व। चलो इसका आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ होमोजीनियस मिक्सचर्स, यानी इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट होमोजीनियस मिक्सचर्स के लिए ट्रू बैठता है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, यू कैन सी ऑल द कंपोनेंट्स सेपरेटली, यानी कि हम सारे कंपोनेंट को अलग अलग देख सकते हैं, यानी कि हम नमक और पानी के सोल्यूशन के अंदर नमक और पानी को अलग अलग देख सकते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, इट हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। होमोजीनियस मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन पूरे के पूरे मिक्सचर्स के अंदर सेम ही होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं, इट कैन ऑलवेज बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो नहीं बेटा, ये ऑप्शन गलत है, हम लोग बॉइलिंग के थ्रू भी अलग अलग कर सकते हैं। और ऑप्शन डी पढ़ते हैं, इट शोज डिफरेंट लेयर्स। बेटा ये ऑप्शन भी गलत है, डिफरेंट लेयर्स देखने को नहीं मिलती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जाए आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को यहाँ पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। करा आपने सॉल्व बेटा, करा सॉल्व। आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन यू सी द सेपरेट कंपोनेंट्स विद द नेकेड आइज, यानी कि आप इनमें से किस एग्जाम्पल में उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग देख सकते हो। तो देखो पहला क्या लिखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेटा ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें हम अलग अलग नहीं देख सकते, हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को अलग छांट कर निकालना है। अगला देखो सोडा वाटर। तो नहीं बेटा, हम लोग सोडा वाटर के अंदर भी उसके कंपोनेंट को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। अगला देखो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग। तो देखो हम लोग रेत और लोहे के अंदर क्या हम उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं? यस, हम उन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि रेत और लोहा दोनों अलग अलग अपीयर होते हैं। अगला देखो विनेगर। तो बेटा विनेगर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या गया? सही आंसर गया ऑप्शन नंबर सी, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो आगे हम लोग अपने उस चार्ट के ऊपर वापस पहुंच चुके हैं। इसमें से हमने क्या क्या कवर कर लिया देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर में हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया है, प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट पढ़ लिया है, कंपाउंड भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स पढ़ लिए हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ये भी पढ़ लिए हैं। यानी कि हमने इस पूरे के पूरे चार्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बेटा आप लोग एक बार इस चार्ट को वापस से देख लो, बेटा सब कुछ एक बार दिमाग में रिमाइंड कर लो। उसके बाद में हम अपने आज के इस वीडियो के सेक्शन नंबर 2 पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया सब कुछ, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, सब कुछ बराबर है, ट्रैक पर हो ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ बेटा, अब हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले लिखा हुआ है फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो इसके लिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो देखो आपको पहला इमेज दिख रहा होगा जिसमें कि कांच टूट चुका है। दूसरा एग्जाम्पल देखो जिसके अंदर हम लकड़ी को काट रहे हैं। और तीसरा एग्जाम्पल देखो जिसके अंदर आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रही है और फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो इन सभी एग्जाम्पल्स को देख करके हम कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली बात तो ये देखो कि जब कांच टूटा उसके पहले वो क्या था? सर ग्लास था। और टूटने के बाद में क्या है? सर ग्लास ही तो है। क्या यहाँ पर कुछ नया प्रोडक्ट बना? तो नहीं, यहाँ पर कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बना। सेकंड एग्जाम्पल देखो वुड कटने से पहले क्या थी? वुड थी। कटने के बाद में भी क्या है? वुड ही है, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना है। तीसरा एग्जाम्पल देखो आइस से लिक्विड और लिक्विड से गैस। क्या यहाँ पर कुछ भी नया बना? तो नहीं, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं बना। हर जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही था जो कि वाटर था, H2O। इसका मतलब फिजिकल चेंज में हम पहली बात ये ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फिजिकल स्टेट मतलब जैसे कि शेप, फेस, साइज, ये सब कुछ चेंज होता है। उसके अलावा फिजिकल चेंज के अंदर कुछ भी बड़ी बात देखने को नहीं मिलती। इसका मतलब हम फिजिकल चेंज के लिए कुछ बातें लिख सकते हैं, जिसमें से पहली बात हमारे सामने ये है कि अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। फॉर एग्जाम्पल शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस, सिर्फ ये सब कुछ चेंज होते हैं, उन्हें बोलते हैं फिजिकल चेंज। इसके एग्जाम्पल तो देख लो। एग्जाम्पल है जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड कटिंग ऑफ वुड। बेटा ये सब कुछ फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, एकदम सिंपल सीधी बात। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया जाए आपने, चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो देखो पहली इमेज देखो, पहली इमेज में हमें दिख रहा है कि लोहे के ऊपर जंग लग रहा है। दूसरी इमेज देखो, लकड़ी जल रही है, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तीसरी इमेज देखो, खाना पक रहा है, भाई खाना खा लो। और फोर्थ इमेज देखो, दूध से हमने दही बना दी है। तो इन सारी इमेजेस को देख करके हम लोग एक बात ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बनता है। जब इस लोहे में जंग नहीं लगा है तब वो था Fe, और जब इसमें जंग लग गया तब ये बन चुका है आयरन का ऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल में जब लकड़ी में आग नहीं लगी थी तब वो वुड थी, लेकिन आग लगने के बाद में वो सिर्फ राख बन चुकी है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, वो वाली राख। बिल्कुल सही समझा आपने। और तीसरा एग्जांपल देखो, खाना पकने से पहले वो एक कच्चा खाना था और खाना पकने के बाद में पका हुआ खाना बन चुका है। चेंज हो गया बेटा उसका पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि पहले वो मिल्क था, बाद में वो कर्ड बन गया। यहाँ पे पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो चुका है। तो हम लोग केमिकल चेंज में पहली बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर नया प्रोडक्ट बनता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पर केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो देखो हम लोग पहली बात क्या लिख सकते हैं कि अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इट फॉर्म, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज चेंज परमानेंटली, यानी कि नया प्रोडक्ट भी बनता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी परमानेंटली चेंज हो जाती हैं। इसके एग्जाम्पल तो देख लो। तो एग्जाम्पल हैं कुछ ऐसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का पक जाना, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही का बन जाना। ये सब कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं बेटा। तो आई होप कि आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आराम से समझ में आ गया होगा बेटा। एकदम आसान सी चीज़ है, सिंपल सीधी बात। ठीक है, आ जाओ अब हम इस पर बेस्ड कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। बेटा करा आपने सॉल्व, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन साइन ऑफ केमिकल चेंज, यानी इनमें से कौन सी चीज़ केमिकल चेंज का साइन है। ऑप्शन ए चेंज इन शेप, नहीं बेटा ये साइन नहीं है। चेंज इन स्टेट, ये दोनों ही फिजिकल चेंज के साइन है। ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, बेटा ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा गया, सही आंसर गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो बेटा आप यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया आपने, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को यहाँ पॉज करो बेटा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ। करा आपने बेटा सॉल्व, आइए देखते हैं। बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स, बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम नई बात सीखने को मिलेगी। देखो ऑप्शन पढ़ता हूँ, ओनली फिजिकल चेंज, ओनली केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नो, नन। तो देखो हम लोग एक बार बर्निंग ऑफ कैंडल को ध्यान से समझते हैं। तो जब भी कोई कैंडल बर्न होती है तो वहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। पहली बात क्या हो रही होती है, पहली बात तो ये कि जो वैक्स है, कैंडल की जो वैक्स है ये मेल्ट हो रही होती है। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, कैंडल की वैक्स मेल्ट हो रही होती है। तो आप मुझे बताओ, मेल्ट होने से पहले वो क्या थी, वैक्स थी, और मेल्ट होने के बाद में भी क्या है, वैक्स ही तो रही ना। यानी कि कैंडल का वैक्स मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात समझो, जब भी कोई कैंडल जलती है तब उस कैंडल का धागा बर्न होता है, और इस दुनिया में किसी भी चीज़ का बर्न होना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्या मैं बोला, इस दुनिया में अगर आपको कहीं भी सुनने को मिले बर्निंग, तो वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक उस तरह से रस्टिंग केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो बर्निंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। बेटा उसके अलावा इस मोमबत्ती की मोम भी थोड़ा सा जलती है, थोड़ा सा बर्न होती है, तो थोड़ी सी मोम भी बर्न होती है। तो इसका मतलब कैंडल के बर्न होने में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल चेंज कहाँ होता है कि वैक्स मेल्ट होती है, केमिकल चेंज कहाँ होता है कि धागा भी बर्न होता है और थोड़ी सी वैक्स भी बर्न होती है। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या गया कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। तो आप लोग यहाँ ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब हम आगे मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस वीडियो का पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा ने सॉल्व किया, आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज दैट इज इरिवर्सिबल अंडर अ नॉर्मल कंडीशन, यानी इनमें से कौन सा एग्जाम्पल केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए देखते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी जमने से पहले क्या था, पानी था, पानी जमने के बाद में भी क्या है, पानी है लेकिन आइस बन चुका है, तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी देखते हैं, डिसॉल्विंग शुगर इन टी, शुगर को अगर चाय में घोल भी दोगे तो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बेटा वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती।
ऑप्शन सी देखते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग पढ़ते ही पहले टिक कर दो केमिकल चेंज के लिए, कुछ देखना ही नहीं उसके अलावा। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न करो, वुड बर्न करो, पेपर बर्न करो, कुछ और चीज़ बर्न करो। बर्न मतलब केमिकल चेंज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी देख लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। बेटा वैक्स का मेल्ट होना एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने बेटा, इस वीडियो को यहाँ पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बेटा ने सॉल्व किया, करा ना सॉल्व? आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज। वुड का जलना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यस बेटा, किसी भी चीज़ का बर्न होना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश यानी राख एंड हीट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बेटा ये स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में नए सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और राख प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं उसे समझते हैं। देखो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको फॉलो करना है एक मेथड। क्या मेथड है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट 1, उसके बाद हम मन में बोलेंगे बिकॉज। क्या बोलेंगे? मन में बोलेंगे बिकॉज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट 2। अगर ये सब कुछ एकदम सही बैठ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। हम एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो बर्निंग ऑफ अ वुड इज एन केमिकल चेंज बिकॉज, मन में बोलेंगे बर्निंग ऑफ अ वुड इज अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऐश एंड हीट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यस बेटा, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ एकदम बराबर बैठ रहा है, इसका आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही गया है? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे मूव कर जाते हैं। ले लिया बेटा आपने? ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखते हैं हमारा आज का इस वीडियो का थर्ड कंपोनेंट जो कि है अलॉयज क्या होते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो चलो अलॉयज के ऊपर चलते हैं। आ जाओ बेटा, अब स्टार्ट करते हैं एलॉय क्या होते हैं। तो देखो पहले हम देखते हैं कुछ इमेजेस, क्योंकि इमेजेस हमें लंबे टाइम तक याद रहने वाली हैं। पहला एग्जांपल देखो, आपको दिख रहा होगा ब्रास। ब्रास क्या होता है? ब्रास होता है पीतल, यानी कि आपको पीतल के कुछ बर्तन दिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, जब भी कोई पर्सन किसी कंपटीशन में थर्ड आता है तब हम उसे क्या देते हैं? हम उसे देते हैं ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि ब्रॉन्ज भी किसका एग्जाम्पल है? ब्रॉन्ज भी एक अलॉय का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमको दिख रहे हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन, यानी कि स्टेनलेस स्टील भी एक अलॉय का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपने इसके अलावा एक नाम और सुना होगा जो कि है अलॉय व्हील्स। बेटा आई श्योर कि आपने नाम ज़रूर सुना होगा अलॉय व्हील्स, यानी कि व्हील्स के लिए हमने लिखा है अलॉय। यानी कि अलॉय आखिर चीज़ क्या है? तो बेटा मेरे से एक बात सुन लो, अलॉय मतलब सिंपल सी बात है कि एक मेटल लो और उसके साथ कुछ भी मिलाओ। एक मेटल के साथ कुछ भी मिलाओ, मिनिमम एक मेटल तो चाहिए ही चाहिए। अब उस मेटल में कोई मेटल मिलाओ, अलॉय बन जाएगा। उस मेटल में कोई नॉन मेटल मिलाओ, अलॉय बन जाएगा। एक मेटल के साथ दो मेटल मिलाओ, अलॉय बन जाएगा। एक मेटल के साथ एक और मेटल और एक नॉन मेटल दोनों साथ में मिला दो, तब भी अलॉय बन जाएगा। यानी कि अलॉय बनाने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि एक मेटल तो कम से कम होनी ही चाहिए, उसके साथ बाकी कुछ भी मिलाओ तो अलॉय पक्का बन जाएगा। दूसरी बात, आखिर ये मेटल मिलेंगी कैसे? तो बेटा सिंपल सी बात है, हमको जिन भी दो मेटल्स को मिलाना है ना, उन दोनों को गर्म करो, उन दोनों को मेल्ट कर लो, आपस में दोनों को मिला लो और उन दोनों को ठंडा होने दो, तो इस तरह से अलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हमने अलॉय क्यों बनाए? तो बेटा हमने अलॉय बनाया क्योंकि हमें मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी। हम सब लोग एक बात जानते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील, इसका नाम ही स्टेनलेस स्टील है, उस पर कभी जंग नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी पावर को और बढ़ा दिया है और हमने बना दिया है स्टील को स्टेनलेस स्टील। यानी कि हमने अलॉयज क्यों बनाए? हमने किसी भी मेटल की पावर को, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अलॉयज बनाए हैं। तो चलो इस बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारे सामने कि एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स। इंपॉर्टेंट बात, अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। यानी कि कम से कम एक मेटल तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा अगर एक और मेटल ले लोगे चल जाएगा, एक और नॉन मेटल ले लोगे तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, इट इज़ मेड बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग द एलिमेंट्स देन कूलिंग द मिक्सचर। यानी कि दोनों को गर्म करो, दोनों को पिघलाओ और दोनों को आपस में मिला दो, उसके बाद ठंडा होने दो, अपने आप अलॉय बन जाएगा बेटा। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, अलॉयज आर मेड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड टू मेक मेटल्स हार्डर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर फ्लेक्सिबल। यानी कि हमें मेटल की पावर को इंक्रीज करने के लिए अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं।
और इसके बाद में सबसे लास्ट और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है अलॉयस के एग्जाम्पल। बेटा अगर आपको कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज इन तीनों में कन्फ्यूजन आता है ना, तो एक बार कॉपी में ऊपर लिख लो, मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो कॉपर का मतलब होता है तांबा, और हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है ना वो कॉपर की होती है। तो कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है तांबा। उसके अलावा ब्रास क्या होता है? तो ब्रास होता है पीतल। ब्रास क्या होता है? ब्रास होता है पीतल, ठीक है। और ब्रॉन्ज क्या होता है? तो ब्रॉन्ज होता है कांसा। तो कॉपर होता है तांबा, ब्रास होता है पीतल और ब्रॉन्ज होता है कांसा, ठीक है बेटा। तो अब आपको इन तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो देखो ब्रास किन से मिलके बना होता है? तो ब्रास मिलके बना होता है कॉपर और जिंक से। ब्रास कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है बेटा, और इसके अंदर भी कॉपर 70% होता है और जिंक 30% होता है। उसके अलावा देखो बेटा ब्रॉन्ज, बेटा ब्रॉन्ज किससे मिलके बना होता है? तो ब्रॉन्ज मिलके बना होता है कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से मिलकर के ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर और जिंक से मिलकर ब्रास बनता है, कॉपर और टिन से मिलकर के ब्रॉन्ज बनता है। और थर्ड देखो स्टेनलेस स्टील, तो ये कैसे बनता है? तो ये बनता है आयरन में मिलाओ क्रोमियम और साथ में मिलाओ निकल और साथ में मिलाओ कार्बन, इस तरह से बनता है स्टेनलेस स्टील। यानी स्टेनलेस स्टील 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है, तभी तो वो इतना ज़्यादा हार्डर, मजबूत और स्टेनलेस है। तो बेटा यहाँ पर हमने फाइनली अलॉय के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। मैंने इसके क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करें क्योंकि ये एक ही साइड का पूरा कंटेंट था, तो इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करें। लेकिन क्वेश्चन बैंक में मैंने इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक में एकदम बढ़िया लेवल के सारे टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन इंक्लूड करें। क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा? अगेन बताता हूँ बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन बैंक की PDF प्रोवाइड कर दी गई है बेटा। टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने टोटल मार्क्स भी बताने हैं बेटा, पक्का मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। और बेटा फाइनली हमारा चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, आपने इस क्लास को अटेंड किया। आज हमने बहुत कुछ बेटा अच्छी चीज़ें पढ़ी है। आज हमने पढ़ा है मैटर का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, उसके बाद हमने देखा था फिजिकल और केमिकल चेंज, और लास्ट में हमने पढ़ा अलॉयस क्या होते हैं। बेटा अगली क्लास में हम इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर आपको भी कंसंट्रेशन टर्म्स की न्यूमेरिकल को सोल्व करने में दिक्कत आती है ना बेटा, तो ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेकर आने वाला हूँ कि 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल कर दे दोगे। पक्का बोल रहा हूँ, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल कर दे दोगे। तो बेटा अगला वीडियो आपको पक्का देखना है बेटा, श्योरली आपको देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बोलूँगा आपसे बेटा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखो, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब पढ़ो। बेटा मिलूंगा अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।